नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और सबसे पहले बात होगी बीजेपी बैठक की। दूसरे दिन आज क्या कुछ खास रहा, किन रणनीति पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। 3 राज्यों में जीत के बाद पार्टी अभी से 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इस पर विस्तार से होगी बात, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते हैं। जो दूसरी बड़ी खबर है वो बताएंगे प्रिया सिन्हा। दूसरी खबर चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती को लेकर है। सीएम योगी ने आज उन्हें नमन किया। क्या उन्होंने कहा, किस तरीके की तस्वीर आई, हर एक डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले रुख करेंगे महिमा सिंह कंवर का। देखिए, तीसरी बड़ी खबर आपको गुजरात से बताएंगे। गुजरात के स्कूलों में एक नए तरीके की पहल देखने को मिली है। सूबे में 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को गीता का सार पढ़ाया जाएगा। इसके कोर्स को शिक्षा राज्य मंत्री ने लॉन्च कर दिया है। पूरी खबर को लेकर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुष सूर्यवंशी। और आखिर में आपको बताएंगे कर्नाटक में बीते साल पनपा हिजाब विवाद एक बार फिर से चर्चा में है और क्यों कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिजाब पर लगी बैन की मुखालफत कर रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूजा। और देखिए, बड़ी खबर, बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इन दिनों बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई और कल हुई बैठक के बाद आज फिर से जब दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहा तो 2024 को लेकर रणनीति का जिक्र बार बार हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, 2024 की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हैट्रिक लगाने का लक्ष्य, मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। महासमर की महातैयारी। दो 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल घंटों की हुई बैठक के बाद आज फिर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए हैं। 2 दिनों की इस बैठक की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें मोदी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही आगामी चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक बैठक में सोशल मीडिया, नमो ऐप विस्तारक योजना पर सत्र का आयोजन, विश्वकर्मा योजना पर भी चर्चा, चुनावी प्रदेश के अध्यक्षों को देनी होगी रिपोर्ट, किसान और युवा मोर्चा की गतिविधियों पर भी बात, लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को भव्य बनाने की तैयारी, बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा का संबोधन। बैठक में देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान की भी समीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में 2024 के चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बनाई जाएगी और प्रदेश संगठन के नेताओं को टास्क दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि पार्टी हमेशा 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। ये बैठकें रूटीन मीटिंग का हिस्सा ही हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और सीधे आपको ले चलते फिरोजाबाद। भारत 24 के खास कार्यक्रम यूपी के मन की बात में इस वक्त राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। शराब माफिया है, वन माफिया है, भांति भांति प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको जड़ से उखाड़ने का काम हमारे इन पुलिस के जवानों ने किया है। आपने इनको सम्मानित करने का अवसर लिया है, मुझे बहुत बहुत साधुवाद। अब आपके सवाल का जवाब, आपने पूछा कि प्रवक्ता की ट्रेनिंग कहां से मिलती है। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए अच्छा प्रवक्ता हो सकता हूं। अगर मैं कल्पना करता हूं कि कहीं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो क्या होता, कैसे एक्सप्लेन करता मैं राहुल गांधी को, कैसे एक्सप्लेन करता मैं सोनिया जी के कामों को, बहुत मुश्किल होती। तो इसलिए प्रवक्ता अच्छा नहीं हूं, मेरी पार्टी अच्छी है, मेरी पार्टी के काम अच्छे हैं, इस नाते मैं प्रवक्ता अच्छा हूं। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता जिस पार्टी के पास हो, उसके पास प्रवक्ता को तो उनके किए गए काम में दशांश को बता ले जाए तो वो अच्छा प्रवक्ता होगा। मैं अभी भी ये मानता हूं कि
मेरी साधना में, मेरे प्रदर्शन में शायद कुछ चूक रह जाती है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी रोज इतने काम कर देते हैं कि उनको गिनाना, उनको बताना बहुत कठिन काम होता है, दुष्कर होता है। फिर भी जितना बता लेता हूं उसको अगर आप अच्छा मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं आभार प्रकट कर सकता हूं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पाठशाला का तो जिक्र आपने कर दिया। आप पर आरोप लगते हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट ऊपर से कहीं ऊपर, अब ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से तैयार होती है। तो आज स्क्रिप्ट दी है या फिर अपन अपने तरीके से ही बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो शिशिर जी इतना जानता हूं कि सवाल आप एक्सटेम्पोर पूछ रहे हैं, जनता सामने बैठी हुई है, कैमरा सामने लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है, लाइव है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप मन माफी के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं और हम जवाबदेही के लिए हमेशा तैयार हैं। हम कभी जवाब से पीछे नहीं हटे हैं। हमने काम किया है इसलिए हम जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर काम नहीं किया होता तो शायद भाग रहे होते। और भागे हैं कैसे, मैं उसका भी उदाहरण देकर के बता रहा हूं। वर्ष 2017 का चुनाव याद करिए। 2000 सरकार जब कामकाज अपना पूरा करती है तो कामकाज के बाद सरकार को रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग है जहां समाजवादी पार्टी का मुख्यालय हुआ करता है, और कालिदास मार्ग जहां मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता है, और कैसे मुख्यमंत्री आवास से लेकर के विक्रमादित्य मार्ग के बीच में जवानी कुर्बान गैंग जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही थी। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बजाय कैसे उन्होंने पारिवारिक द्वंद्व छेड़ दिया था। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार न केवल उपलब्धियां बता रही है बल्कि योजनाओं से सबको साथ में जोड़ने का काम कर रही है। और हम केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं, हम इस बात को कह रहे हैं आग्रह पूर्वक कि देश 2047 में विकसित भारत होना चाहिए। इसलिए देश के युवा अपने मन में संकल्प लें। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। उन्होंने पूर्व पीएम को नमन करते हुए उनके देश के लिए उनके तमाम योगदानों को भी याद किया है। देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों के कल्याण और ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहे। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाते हैं। गरीबों को मिला आवास, गरीबों के घरों में शौचालय, गरीबों को मिला उज्ज्वला योजना का रसोई गैस, गरीबों को मिला प्रधानमंत्री अन्न योजना का राशन, या फिर युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, या फिर अन्य जितने भी कार्य हो रहे हैं ये इसी दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर का वितरण और हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किसान सम्मान दिवस पर आयोजित किसानों, कृषि उद्यमियों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों के सम्मान समारोह में भी शिरकत की। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं से आम आदमी और किसान के जीवन में बदलाव की बात भी कही। सीएम योगी ने इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया। अकेले उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंच चुकी है और ये बगैर भेदभाव के पहुंच रही है। चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं साथ साथ चौधरी चरण सिंह शिक्षा एवं सेवा स्मृति समिति को, स्मारक समिति को इस 51 फुट की मूर्ति के लिए धन्यवाद देता हूं। सीएम ने कहा चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। किसान और कृषि पृष्ठभूमि समेत बहुत सारे मुद्दों पर स्पष्ट राय थी उनकी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री हमारे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के दुलारे हैं। दुनिया के सियासी इतिहास में पीएम मोदी जैसी कोई शख्सियत नहीं हुई जिनकी दीवानगी ने दुनिया का दिल जीत लिया है। आज आपको पीएम मोदी के प्रति लोगों के प्रेम की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्होंने मोहब्बत की सारी मिसालें तोड़ दी। मोहब्बतों की मिसालें तो आपने बहुत सुनी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन किसी शख्स के लिए मोहब्बत में इतनी दीवानगी नहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का प्रेम एक जुनून सा बन गया है।
जो सिर चढ़कर बोल रहा है। इस तस्वीर को देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर की मोहब्बत का एहसास कीजिए। फेरन डे के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर घंटा घर के पास जमाल बडगामी उर्फ जमाल कश्मीरी प्रधानमंत्री मोदी के आदमकद कटआउट को चूम रहे हैं, प्रधानमंत्री को निहार रहे हैं, कश्मीरी पोशाक पहना रहे हैं। जमाल कश्मीरी कह रहे हैं कि मोदी जी, तुमने बदली है कश्मीर की कहानी, तुम्हारे होने से आई डल झील में विकास की रवानी, तुमने किया है गुलजार पर्यटन, तुम ही लाए हो कश्मीर में अमन। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इस युग में इसको देख भी लीजिए। हरियाणा के कारीमोद गांव के 71 साल के रामचंद्र स्वामी से मिलिए, जो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान कृष्ण और खुद को सुदामा कहते हैं। रामचंद्र स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर ड्राइवरी छोड़ी और स्वच्छ भारत अभियान की झाड़ू पकड़ ली। दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं रामचंद्र। देश की एक माँ अपने सबसे प्यारे बेटे प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बरसा रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांव हरिपुरा जागीर की रहने वाली 100 साल की मांगी बाई तंवर की आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे प्रधानमंत्री मोदी के नाम अपनी 25 बीघा जमीन लिखना चाहती है। 14 बच्चों की मां होते हुए भी मांगी बाई तंवर प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे प्यारा बेटा मानती हैं। 100 साल रमीबेन की जुबान से प्रधानमंत्री मोदी को मिली ये दुआएं करोड़ों बलाएं काट देती है। 30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 100 साल की रमीबेन शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनकर रमीबेन भावुक हो गई और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को चूमने लगी, उनको आशीर्वाद देने लगी। ये दीवानगी सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों तक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करने वाले 7 समंदर पार भी है, जिनके दिलों पर पीएम मोदी राज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 23 अप्रैल को हुए विश्व सद्भावना कार्यक्रम में मुसलमानों और ईसाइयों समेत विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मुसलमानों ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। इस प्यार के आगे दुनिया की सारी मोहब्बतें फीकी पड़ जाती हैं, मोहब्बतों की सारी मिसालें टूट जाती है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के दिल पर राज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक में हिजाब विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। बीजेपी की जिस सरकार में छात्रों के हिजाब पहनने पर बैन लगा था, उसे राज्य की कांग्रेस सरकार खत्म जो कर रही है। फिर से इसी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी ने जिस हिजाब पर पाबंदी लगाई, सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने उस फैसले को पलटने का निर्देश दे डाला। कर्नाटक में बीते साल विवाद की शक्ल लेने वाले हिजाब मामले को एक बार फिर छेड़ा गया है। खास बात यह है कि मजहबी मुद्दे को उस वक्त छेड़ने का काम कर्नाटक की कांग्रेस कमेटी ने किया है जब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को इससे कोई सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है या फिर यह फैसला महज पार्टी के वादों की एक झलक ही दिखला रहा है, जिसका जिक्र पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान ये कहकर किया था कि उनकी सरकार आई तो इस तरीके के फैसलों को बदला जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर लगे बैन को हटाने का फैसला किया है। पिछली बीजेपी सरकार ने हिजाब प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ये मामला कानूनी लड़ाई का विषय बन गया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूरू के एक कार्यक्रम में हिजाब पर लगे बैन को हटाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से इस पर लगे बैन को हटाने को कहा है। सीएम ने कहा कि हम हिजाब सर्कुलर को वापस ले लेंगे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और लोग अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं। बीजेपी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। बीते साल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाया था। इस मामले ने एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया था। बीजेपी सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने सरकार के बैन के आदेश का समर्थन किया था। अदालत ने तब कहा था कि शिक्षण संस्थाओं की छात्र छात्राओं को पहले से निर्धारित यूनिफॉर्म ही पहनना होगा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब बैन हटाने के लिए निर्देश देने का जिक्र करते हुए कहा कि खाने पीने और कपड़े पहनने का मामला निजी है। उन्होंने कहा कि मैं धोती पहनता हूँ, कोई शर्ट पैंट पहन सकता है, इसमें गलत क्या है। राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के मामलों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ये संकेत दिया था कि सत्ता में आने पर वो हिजाब बैन को खत्म कर देगी, लेकिन ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो इसे हटाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात बिहार की, जहां की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से बंधन करने वाले नीतीश कुमार इन दिनों मुश्किल में हैं। बिहार की सियासत में चर्चा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दूरियां हैं और इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। एक कहावत सुनी होगी आपने, कुनबे को जोड़ने निकले थे लेकिन घर से ही हाथ धो बैठे। इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंडिया गठबंधन में पीएम फेस की रेस से बाहर बिहार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें घर से भी बेदखल करने की तैयारी चल रही है। बिहार में महागठबंधन की सियासत भटक रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साथ साथ रहते हुए भी दूर दूर नजर आ रहे हैं। दोनों नेता लंबे अरसे से सरकारी कार्यक्रम में एक मंच पर नहीं दिखे हैं। इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की चाहत बताई जा रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी मुहर लगाई है। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। 27 नवंबर के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार सरकार के किसी भी कार्यक्रम में एक साथ नजर नहीं आए। यही वजह है कि बिहार की सियासत में चर्चा है कि चाचा और भतीजे के बीच मुख्यमंत्री पद की खींचतान चल रही है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कार्यक्रम से नदारद रहे तेजस्वी यादव। बिहार बिजनेस कनेक्ट में पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार। अपने विभाग के कार्यक्रम में जाने से परहेज कर रहे तेजस्वी यादव। 12 दिसंबर को राजगीर में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का किया था उद्घाटन। पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे तेजस्वी। केसरिया स्तूप परिसर में उद्घाटन समारोह से दूर रहे तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार ने किया था कार्यक्रम का उद्घाटन। तेजस्वी यादव के पास है पर्यटन विभाग। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा है, गिरिराज सिंह अपने मन में कुछ भी बोलते रहते हैं। बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे, तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ। तेजस्वी यादव भले ही इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत तस्वीर बता रही है कि बिहार में चाचा भतीजा के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार के हाथों से अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फिसलती दिख रही है। जेडीयू लगातार नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाने की मांग कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया और नीतीश कुमार का कुनबा उखड़ गया। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है। और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री फेस की रेस में आने के बाद इंडिया गठबंधन डोलने लगा है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से नीतीश कुमार जल्द ही निकल गए थे।
जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नीतीश कुमार से फोन पर बात की और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर प्रस्ताव रखा गया था। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन से लेकर बिहार तक नीतीश कुमार अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम 27 नवंबर को दरभंगा में चिकित्सा महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह में एक साथ नजर आए थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ कोई मंच साझा नहीं किया। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि बिहार के सियासत में क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर बिहार से। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी बिहार के सीएम के तौर पर नया चेहरा दिखाई देगा। तो गिरिराज सिंह का ये बड़ा दावा बिहार की राजनीति को लेकर, एक तरफ जहां तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, तो दूसरी तरफ एक बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा और एक नया फेस मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में दिखेगा। और बड़ी खबर, यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को पीएमएलए में जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएंगे राणा कपूर। सीबीआई से जुड़े केस में नहीं मिली जमानत। 25,000 करोड़ के लोन फ्रॉड की चल रही है सीबीआई जांच। राणा कपूर अभी नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में रहेंगे। मुंबई की विशेष अदालत ने राणा कपूर को दी है जमानत। राणा कपूर को ईडी ने मार्च 2020 में गिरफ्तार किया था। उनके परिवार के सदस्यों पर भी दर्ज है केस। और अयोध्या लिए चलते हैं। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक क्या कहना, सुनिए। और स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, प्रमुख सचिव महोदय ने, अयोध्या मंडल के कमिश्नर ने, जिलाधिकारी महोदय ने, सभी अधिकारियों ने बैठ करके एक गहन मंथन किया है कि अयोध्या में इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, उनको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करेंगे। इसके लिए हर स्थिति पर हम लोग तैयार हैं। अतिरिक्त चिकित्सक भी लगाए गए हैं विभिन्न अस्पतालों से और हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम हम लोगों ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सर, प्रधानमंत्री जी, कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर कोरोना को लेकर के कोई चिंताजनक बात नहीं है। हमने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कोरोना का जो इस बार का वेरिएंट है केवल सर्दी जुकाम बुखार तक है। कोई चिंता की बात नहीं। हर स्थिति निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या मेडिकल सुविधा में एम्स जैसी सुविधा देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में क्या ऐसा कुछ है? हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है और बेहतर से बेहतर काम होगा। सर, एक अयोध्या में मामला है कि यहाँ पर उपकरण खरीद लिया गया है और जो नए उपकरण खरीदे गए हैं, पुराने अभी हम जानकारी आपके माध्यम से करेंगे और जैसा आप बताएंगे। ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से कहा गया कि तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। अहम बैठक हुई जिसमें चंपत राय समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इंतजामों को लेकर, श्रद्धालु पहुंचे उसको लेकर व्यवस्था। और डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री ने भी हाल में दौरा किया था। कल अयोध्या में पहली बार एयरफोर्स का एक प्लेन भी लैंड हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात भी इसी साल दिसंबर के आखिरी दिन मिलने वाली है।
और उससे पहले बैठकों का दौर जारी, तैयारियों को अंतिम रूप देने का प्रयास।